ग्रेविटेशन तो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होगे, नाम तो सुना होगा। हाँ सर। क्या होता है? सर वो एफ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? Gm1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटी है दो बॉक्स। ग्रेविटेशन को मतलब क्या डिफाइन करेंगे, कुछ आइडिया? attraction between two bodies. अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एनी तो टू पार्टिकल्स। सपोज एक एक बॉडी नॉर्थ मैग्नेट है, एक साउथ पोल है मैग्नेट का, तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो ग्रेविटेशन होगा क्या? नॉन मैग्नेटिक बॉडीज या फिर हाँ नॉन तो मैग्नेटिक। एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, वो भी अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल हो गया और नॉन मैग्नेटिक हो गया। ठीक है, मतलब मालूम सबको है, मुझे पता है, तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कहते हैं, नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, है ना। मास की वजह से ये फिनोमेना होता है ना, हाँ तो हम लोग इसको कहेंगे ऐसा। फिनोमेना म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय virtue of their masses। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर। इसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। अब किसी भी दो मास के बीच ये अट्रैक्शन कितना होगा, इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। म्यूचुअल मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हाँ सर। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट M1, ये दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है M2। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है लेट्स से R। तो 1 2 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और 2 1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही है। हाँ सर। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 1 एंड 2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो आप लोगों को पता है, आप लोग बोल रहे थे, ये G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होगा ऐसा। हाँ सर। यही था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप लोग सबको पता है।
है ना। हाँ सर। सो ये जो F12 है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। बिटवीन 1 एंड 2। और ये जो कैपिटल G है यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ऐसा। हाँ सर। यस सर। जो इसमें ध्यान देना है वो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला केवल पॉइंट मास के लिए वैल्यू, समझे। दिस algebraic expression is valid only for system of two point masses। ये important है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर पॉइंट मास नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पॉइंट मास है तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि हम लोगों को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउएवर सर मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, for distributed mass system method of calculus should be used along with Newton's law of gravitation। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ तक पहले कॉपी कर लो फिर आगे। सर थोड़ा सा जूम कीजिए ना। हाँ सर बस।
Sir, बोलो। force on F2 because of 1 का डायरेक्शन M1 की ओर होना चाहिए ना? दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की ओर होना चाहिए। हाँ, वो उसके ऊपर जो एरो है वो राइट में था, तो लेफ्ट अरे में नहीं नहीं। नहीं, मारूंगा बस। एफ के ऊपर जो एरो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा राइट ही लिखा जाता है। वो कभी अब कहोगे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है तो एफ के ऊपर एरो मैं ऊपर लिखूंगा। अच्छा, वो कि वो वेक्टर दिखा रहे हो आप? ओके सर। आगे बढ़ू, हो गया सबका? हाँ सर। नहीं सर, पॉइंट पास है ना। अब आगे बढ़ू। हाँ सर, हो गया। यस सर। नोट 2। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे समझ लीजिए, ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट मास है। ये है M1, ये है M2। ये है M1 का पोजीशन वेक्टर R1, ये है M2 का पोजीशन वेक्टर R2। अब सपोज मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। हाँ सर।
तो इसी के ऊपर मैं ऐसे तो ये जो रेड कलर वाला वेक्टर देख रहे हो, ये रेड कलर वाला वेक्टर क्या होगा? R1 माइनस R2 होगा। ऐसा होगा। हाँ सर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो फोर्स ऑन वन है F, इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? R1 माइनस R2 की ओर। हाँ तो R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। हाँ सर। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया। हाँ सर। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हो गया G m1 m2 अपॉन, नीचे वाले को लिख दो, मॉड ऑफ पोजीशन ऑफ वन रिलेटिव टू टू के मैग्नीट्यूड का क्यूब। R1 माइनस R2 लिखो है तो। और इधर हो गया R1 माइनस R2, है ना। हाँ सर। होगा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू ऐसा बोल देते हैं। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का एक्सप्रेशन हमारा, कॉमन सेंस से पूछो, सिमिलरली कोई पूछे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फिर GM1 M2 डिवाइड बाय R ऑफ 2 to 1 तो into इसमें R1 R2 माइनस minus R। R2 की जगह R2 माइनस R1 हो जाएगा, और कुछ नहीं। हाँ इस डिनोमिनेटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये सिर्फ हो जाएगा R2 माइनस R1, है ना। आई बात समझ में। यस तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कोई डाउट? सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। आपने वो दूसरे टर्म से क्यों मल्टीप्लाई किया, वापस समझा सकते हो? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हाँ तो कंप्लीट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ओ हाँ। समझ आया? हाँ सर। कॉपी कर लो इसको।
हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर। ठीक। एक सेकंड। हाँ सर। जितना समझे हैं उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन ये करो। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो। आया कुछ आंसर? नहीं सर। Good. किसी को नहीं आया सर। किसी को नहीं आया? देखिए, एक सर्कल है, 4 पार्टिकल इस सर्कल पर घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, और म्यूचुअल अट्रैक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं है। यही कहानी है। हाँ सर। तो पहली बात, ये कॉमन सेंस समझ में आता है कि चारों पार्टिकल हमेशा मोशन में रहेगा, लेकिन हमेशा सिमेट्रिकली ये एक स्क्वायर बनाएगा। हाँ सर। मतलब ये यहाँ रहेगा तो दूसरा वाला एक डायगोनली अपोजिट रहेगा, ऐसे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस। हाँ सर। यस सर। और इस पर नेट फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही होगा। तो कोई एक पार्टिकल हाँ ले सर। लो, मान लो मैं इसको ले लिया, इसका नाम दे दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, इसको बोल दो 4। सब ध्यान से देखिएगा। 1 को 4 अपनी ओर पुल करेगा, हाँ सर। 1 को 2 अपनी ओर पुल करेगा, और 1 को 3 अपनी ओर पुल करेगा। करेगा। हाँ सर। 1 यस और सर। 4 का फोर्स अगर F है, तो 1 और 2 का भी फोर्स F होगा, यस सर। सर 1 3 का √2 है। और 1 को जो 3 पुल करेगा उसका फोर्स मान लो F डैश। हाँ सर। अच्छा, और रेडियस रेडियस दिया है क्वेश्चन में R ना, हाँ सर। यस सर। तो ये रेडियस R है। तो रेडियस अगर R है तो साइड लेंथ कितना होगा? √2R। √2R। √2R होगा। तो यस मैं F को लिखूंगा G m² अपॉन √2R का होल स्क्वायर लिखूंगा। हाँ सर। दैट इज Gm² अपॉन 2R²। ये F हो जाएगा। यस सर। यस सर। और चारों जो की। F डैश है वो क्या होगा? Gm² सर अपॉन GM² अपॉन 4R²। 2R का स्क्वायर। 2 आवर्स। दैट इज Gm² 4R²। अपॉन 4R²। ऐसा होगा। यस सर। तो 1 पर रिजल्टेंट फोर्स देखोगे तो कितना होगा? इन सर F तीनों डैश का प्लस वेक्टर 2F सम, cos 3gm² अपॉन 4r²। इन तीनों हाँ। का वेक्टर सम ऐसा होगा। यस सर। सर 2F√2 नहीं आएगा? F और F एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट √2F, अच्छा, दोनों का रिजल्ट। और हाँ हाँ उसका सॉरी। डायरेक्शन F1 के अलोंग ही है, तो उसमें अल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर सॉरी सर। तो Gm² अपॉन 2R² इंटू √2 प्लस Gm² अपॉन 4R²। ऐसा होगा। यस सर।
तो GM² अपॉन 4R² बाहर ले लेते, तो ये हो जाएगा 2√2 + 1, ये नेट फोर्स हो गया। Yes, sir. और ये हाँ नेट सर। फोर्स सर्कुलर मोशन में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, Yes, sir. हाँ सर। दैट इज MV² MV square by R. R के बराबर होगा। Yes, sir. तो ये M और एक M M cancel out. गया, ये एक R गया, तो V की वैल्यू हो गई √ Under root of G by GM/4R 2√2 2√2 + + 1. 1। आंसर हो गया। So V is equal to 1/2 into √2 GM by R 2√2 + 1. कॉपी कर लो। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। अब फिर कह सकते हो अपने √2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? नहीं नहीं बता सकते, नहीं आता, मैं भूल गया। बहुत पहले पढ़ाया था वेक्टर चैप्टर में, तो याद नहीं है, भूल गया मैं। F और F' तीन वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर होगा, खुद याद करो। F' को छोड़ दो, F और F का रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों 90 डिग्री पर है तो √2 है। √2 जिसने पूछा था हाँ √2 है। उसका डायरेक्शन किधर होगा, 3 की ओर। उसका डायरेक्शन किधर होगा, 3 की ओर। 3 की ओर। मतलब F1 के अलोंग, हाँ तो √2F में F1 कर लो, ऐड, नेट फोर्स हो गया। फिर क्या? F' के अलोंग है ना, तो F' ऐड कर देना रिजल्टेंट के साथ। F और F का रिजल्टेंट √2F का डायरेक्शन F' की ओर है, हाँ हाँ तो समझ नेट गए। फोर्स क्या होगा, √2F + F' होगा। हाँ सर। हाँ राइट, थैंक आगे यू। बढ़ो, नहीं सर लिखना है। लिख लीजिए। आगे बढ़ो।
sir. Next question. कोशिश कीजिए। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हो, एक लाइन ऊपर। सर हाँ बोलो। पिछले सम में हम लोग एफ डैश प्लस एफ डैश भी कर सकते हैं क्या? क्या? पिछले सम में एफ नेट इक्वल्स एफ डैश प्लस एफ डैश भी हो सकता है। एफ डैश प्लस एफ डैश? वो एफ रूट टू एफ डैश ही है ना, दोनों का रिजल्टेंट का इक्वल है। एफ डैश सेम नहीं है, वो दोनों सेम क्या डायरेक्शन में जा बोलता रहे हैं है? इसलिए ऐड किया। अच्छा।
आया कुछ आंसर? हाँ सर, मैंने आपको चार्ट पे भेजा। यस सर, मैंने भी। चलो देखते हैं। A semicircular wire has a length L and mass M. तो ऐसे समझो। ये एक सेमी सर्कुलर वायर है। इस सेमी सर्कुलर वायर का मास m, लेंथ l। इसके सेंटर पर एक स्मॉल m मास है ना? हाँ इस सर। पर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। तो यहाँ से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लिया। तो ये जो मास हो गया मेरा डी एम, डी कैपिटल एम, इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू आर डी थीटा। और हाँ सर। इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, डी एफ होगा। हाँ सर। तो पहली चीज, ये जो मेरा डी एफ वेक्टर है इसको हम लिखेंगे डी एफ इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। अब इस df की वैल्यू कितनी होगी? तो g स्मॉल m इंटू डी कैपिटल M DM upon अपॉन आर R स्क्वायर। square. हाँ सर। और ये Yes, हो sir. गया cos थीटा आई Cos कैप theta I cap plus sin theta j. प्लस साइन थीटा जे कैप। dm इज लैम्डा आर डी थीटा। तो जी एम लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर Yes, sir. इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक। Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन मेरा हो गया जी स्मॉल m लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा नेट फोर्स Yes, sir. फ्रॉम 0 टू पाई आई कैप Plus integration of sin theta प्लस d theta j cap इंटीग्रल ऑफ 0 to pi. साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई कैप। J cap. cos का इंटीग्रल साइन होता है। Yes, sir. हाँ सर। तो साइन 0 0, साइन पाई भी 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है और कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। Yes, sir. तो मेरा आंसर हो जाएगा 2g स्मॉल m लैम्डा अपॉन आर कैप। अब वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो 2g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन लेंथ L इंटू आर, Yes, sir. ऐसा होगा। हाँ sir. और अगर टोटल लेंथ L है सेमी सर्कल का और रेडियस R है तो पाई आर L के बराबर होगा। हाँ सर। तो R की वैल्यू L अपॉन पाई हो जाएगी। यस सर। तो R की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m
अपॉन एल स्क्वायर जी कैप, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी करना। हाँ। आगे बढ़ूं? नहीं सर। सर एक मिनट। सर 1 मिनट। हो गया? लास्ट लास्ट लाइन। हेलो सर। हम्म, सर इस वाले क्वेश्चन में मैंने सेमी सर्कुलर रिंग का पहले सेंटर ऑफ मास निकाला 2r/π और फिर और सेंटर पे तो स्मॉल m है तो उसको ओरिजिन मान के मैंने वेक्टर्स लिए तो फिर मुझे आंसर अलग आया। गलत आया होगा आंसर। सर आप बता सकते हैं इसमें गलत क्या है? हाँ बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास चैप्टर का पहला नोट में सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन दिख रहा है, एक बार निकालो तो, अगर नोटबुक है तो। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, और मैंने अंडरलाइन भी किया होगा। मिला कहीं?
देखो मैं ही दिखा देता हूँ, दिख रहा है डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास का। यस सर। इसमें लिखा है द पॉइंट एट विच इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज assumed टू बी कंसंट्रेटेड फॉर एक्सप्लेनिंग ट्रांसलेशनल मोशन। लिखा है। यस सर। तो अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ट्रांसलेशन मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बाकी जगह लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। आई बात समझ में? सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया गया है इसलिए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से डिफाइन कर सकें, बाकी किसी जगह इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी ही गलती होगी। क्लियर है? यस इसने पूछा था। हाँ सर। ऐसा रोटेशन तो पढ़ चुके हो। यस सर। अच्छा, रॉड का सेंटर के अबाउट क्या होता है? ml²/12 होता है। हाँ सर। हाँ सर। और अब तुम सोचोगे कि रॉड का सेंटर के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाले तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं पर है, 0 आना चाहिए, है ना? बोलो। बोलना भाई, सेंटर ऑफ मास से अगर हम सोचे तो रॉड के मिड पॉइंट पे एक्सिस भी है और मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास भी है, तो mr² से तो 0 आना चाहिए। हाँ सर। यस सर। रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट ml²/3 होता है। हाँ सर। तुम सोचोगे सेंटर ऑफ मास l/2 पर है तो m इंटू l/2 का स्क्वायर तो ml²/4 आ जाएगा, जबकि ml²/3 आता है। फिर पूछोगे सर इसमें क्या गलती है? तो वही गलती है, सेंटर ऑफ मास को केवल और केवल हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है, इसके अलावा कहीं यूज करोगे तो गलतियां होंगी। ओके सर। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर किसी को? ये तो पिछले वाले से आसान है। g m²/3l²। देखते हैं, शायद सही है। gm² log 3/2 है। देखते हैं, देखो यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर हम dx लेंथ ऑफ रॉड लेते हैं तो इस पर जो फोर्स dF लगेगा इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, ये dF होगा g सर m gm² इंटू लैम्डा dx अपॉन x², ऐसा होगा। हाँ सर। लैम्डा इज m/l, m/2l, so gm into m upon 2l into dx अपॉन x², ऐसा होगा। इसमें पूरे रॉड कवर करने के लिए मुझे x इज इक्वल टू l से 3l तक इंटीग्रेट करना है। हाँ सर। तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसको दोनों इंटीग्रेट कर दो, तो gm²/2l इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² फ्रॉम x इज इक्वल टू l टू 3। तो ये हो गया gm²/2l 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x लोअर लिमिट l अपर लिमिट 3l तो gm²/2l -1/3l प्लस 1/l gm²/2l -2l/3 3l -2/3 LCM -1 प्लस 3 तो ये हो गया gm²/2l इंटू 2/3l। तो फाइनली और gm²/3l²। gm²/3l²। आंसर आया समझ में? हाँ जल्दी कॉपी करो। सर क्वेश्चन दिखा दोगे एक बार? इतनी देर में क्वेश्चन भी नहीं देखा, ये भगवान, क्या कर रहा था। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। नहीं सर।
सर 1 मिनट रुको ना। इसको सॉल्व करो। सर थोड़ा और ऊपर करो ना। सर GM Robail. बोलो। GM Robail. पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही। नहीं। सुनो, पहली बात ये कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या डायग्राम समझ में आता है? सर वो ऊपर के क्वेश्चन जैसा डायग्राम, सिर्फ वो रॉड बहुत लंबा है एक साइड। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। इंग्लिश इंग्लिश भी सीखो, फिजिक्स तो बाद में सीखेगा। एक इनफाइनाइट रॉड है, हाँ सर।
अगर दुनिया में कोई आदमी तुम्हें कहता है कि एक लाइन से, लाइन लिखा है ना, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पॉइंट लाइक मास कैपिटल एम एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन रॉड, तो लाइन और पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मास m यहाँ पर है और डिस्टेंस कितना है? d लिखा है क्या l? एल एल अब अभी भी तुम्हारे दिमाग में होगा नहीं हम कैसे माने, तो अरे भाई साहब अदरवाइज लिखा होता कि एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम वन एंड, मैं कहूँ किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस l है और ये नहीं बताऊं कि कहाँ से मेजर किया है, तो उसका यही मतलब होगा ना। हाँ सर। समझ आया? यस ये तो हो गया इंग्लिश का कहानी। अब इसके आगे फिजिक्स अब सॉल्व करने की कोशिश करो, या मैं कर दूं? सर हम कर जल्दी 5 मिनट बस।
चलिए देखिए इधर, यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस के रॉड को ले लेते हैं, dx लेंथ ऑफ रॉड को ले लेते हैं, तो ये इस पर फोर्स dF इधर लगाएगा, यस हाँ सर। तो इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। तो Yes. इस dF की वैल्यू हो जाएगी g कैपिटल M लैम्डा इंटू dx अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर ऐसा होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो इस dF को हम लिखेंगे g कैपिटल M लैम्डा dx अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिखेंगे। यस हाँ सर। इस ट्रायंगल में देखो x इज इक्वल टू एल tan थीटा दिख रहा है, हाँ सर। तो dx हो जाएगा l sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ सर। साथ ही साथ cos थीटा हो जाएगा d बाई एच बाई एच। तो l L. अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यस सर और साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, वेरिएबल एक ही बनाते हैं इसीलिए सर x थीटा के टर्म में लिख। x की जगह l tan थीटा पुट कर दो। अच्छा नहीं, यहाँ यहाँ ओके भी x है सर। ना, इसमें पुट करने के बाद लास्ट में करेंगे, रहने दो। अब ये cos थीटा और sin थीटा को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ से cos थीटा को और यहाँ से sin थीटा को पुट कर दो। तो अभी हमारा सब वेरिएबल x में हो जाएगा, ये सर। है ना। तो मेरा फोर्स हो गया g m लैम्डा dx नीचे में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर था cos थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आई कैप प्लस साइन थीटा, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ऐसा था। ये सर। तो एक बार और ठीक कर देते हैं, तो जी एम लैम्डा dx यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हाँ ये सर। माइनस एल आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना। एक्स है आपका एल tan थीटा हाँ और dx है एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय x की जगह एल tan थीटा पुट करोगे तो एल स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये एल क्यूब सेक क्यूब थीटा होगा, इधर माइनस एल आई कैप और इधर x इज एल tan थीटा, तो एल tan थीटा जे कैप।
ये एक एल गया, इधर सेक स्क्वायर से गया तो एक सेक बचा। देखो अब कितना आसान हो गया आपका लाइफ। जी एम लैम्डा अपॉन एल, ये सेक अंदर गया तो 1/sec इज कॉस, तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा आई कैप, और एल नहीं, एल स्क्वायर बचेगा यहाँ। प्लस साइन थीटा आ जाएगा ना सर, tan थीटा। यहाँ एल स्क्वायर बचेगा और इन दोनों में से भी एक एल कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा साइन थीटा। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। हाँ सर। तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा -π/2 से +π/2, ये हो गया आई कैप, प्लस इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा -π/2 से +π/2, ये हमारा नेट फोर्स होगा। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। तो ये हो गया जी एम लैम्डा बाई एल माइनस साइन 91 और माइनस ऑफ साइन -90, तो वो भी 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 आई कैप। साइन का कॉस और कॉस माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली बच गया -2 जी एम लैम्डा बाई एल आई कैप, ये हमारा आंसर होगा। वीडियो समझ के लिख लिया। एक सेकंड। यस सर। कोई नहीं, मैं केवल रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जैसे जैसे हो जाए लिख के निकलते जाइए।